और जानकारी आ रही है कि दिल्ली में भी अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के इलाकों में तमाम जगहों पर अलर्ट है और दिल्ली में भी इस बीच अलर्ट कर दिया गया है। लगातार इस बात का जिक्र था आतंकवादी किस रूप में कहां पर हमला कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जिस बात की अंदेशा पहले से जताया जा रहा था और इस बात की आशंका थी कि वो कर सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था इस बार खास तौर से हाई अलर्ट पर रखी गई थी। बावजूद इसके भारी तादाद में फोर्स की तैनाती के बावजूद जिस तरीके से हमला हुआ है उसने कई सवाल सुरक्षा के मद्देनजर भी खड़े किए हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में बस अड्डे, सार्वजनिक जगहों पर, मेट्रो स्टेशन पर अलर्ट कर दिया गया है। डीसीपी और एसीपी ने कमाल संभाल ली है। तो दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और रक्षा सूत्रों की जो जानकारी आ रही है उसमें तमाम अधिकारियों को वहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर से अनंतनाग और श्रीनगर के इलाके जो हैं वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ और पुख्ता व्यवस्था करते हैं। और पुनित जानकारी और दे रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनित, क्या जानकारी है? हाई अलर्ट दिल्ली में भी किया गया है। देखिए, जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट है। दिल्ली में घुसने वाले तमाम बॉर्डर्स को इस वक्त वहां पर पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। खुद डीसीपी और एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो सिक्योरिटी है उनको बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भले ही कश्मीर में इस तरीके का आतंकी हमला हुआ है, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत सकते और इसी वजह से दिल्ली में और भी ज्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली हमेशा अलर्ट पर ही रहती है। प्रसून जी, किस तरीके से यह हमला हुआ, कितने बजे हुआ, किस रास्ते पर हुआ, हम पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखलाते हैं। आतंकियों ने एक बार फिर देश को दहला दिया है और इस बार आतंकियों ने आस्था पर आघात किया है। जी हां, आतंकियों ने भोले बाबा के भक्तों को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया है। आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले की तस्वीरें। अफरा तफरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि यहाँ पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनंतनाग बाटेंगू के पास आज एक बार फिर मिलिटेंट्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और संडे रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पास आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोला। अनंतनाग के बाटेंगू क्षेत्र में यह हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक ये पुलिसकर्मी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे हुए थे। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अलावा पुलिस और आतंकियों के बीच अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस को भी निशाना बनाया गया है। इसमें भी कई अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि एक बाइक सवार आतंकी ने पहले सुरक्षा बलों पर हमला बोला और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों की बस पर फायरिंग की। ये बस बालटाल से मीर बाजार जा रही थी। करीब 8:15 बजे आतंकियों ने बस पर हमला बोला, जिसमें मौके पर ही 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई। हमले के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। बता दें कि सेना ने घाटी से आतंकियों की सफाई के लिए अभियान चला रखा है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी और 7 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस साल 2,12,000 अमरनाथ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पंजीकरण करवाया है। इश्तियाक अहमद सोफी, अनंतनाग, आज तक। तो स्थितियां बतलाती हैं जिस रूप में सुरक्षा बंदोबस्त था उसका मतलब यह है कि बस के साथ कुछ सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही हो रही थी। हालांकि बस श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन इस तरीके से 8:15 पर आतंकवादियों ने सुरक्षा नाके पर हमला किया, जहां से घायल होने की जानकारी आ रही है। 3 सुरक्षा कर्मियों की हमले के बाद खानबल से बाटिंगू की तरफ वो फरार हुए, यानी पोस्ट पे हमला करने के बाद वो वहां से, और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों की बस जो आ रही थी उस पर उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी अंधाधुंध,
ये बस जो थी गुजरात का नंबर था GZ09Z9976। ये वलसाड का गाड़ी है जो कि ओम ट्रेवल्स की है। जानकारी के मुताबिक इसमें 70 यात्री थे, इसमें 6 यात्रियों की मौत हो गई, 14 घायल हैं। और ये बस गुजरात की थी और वहीं के सारे इसमें, और जो 6 यात्रियों की मौत हुई है उसमें यह भी जानकारी आ रही है कि उसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। तो याद होगा आपको कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से घाटी में एक के बाद एक 6 हमले हुए थे, वो 13 तारीख का जिक्र कर रहे हैं, 13 जून को। तो पहली बार एक सवाल तो ये उठा था कि क्या ये हमले अमरनाथ यात्रा पे हमले से पहले का एक रिहर्सल तो नहीं है? उस समय की स्थिति जरा दिखा दें, फिर हम जरा चर्चा करेंगे। 13 जून को कश्मीर घाटी में 6 सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए थे। इसके बाद से ही आशंका तेज हो गई थी कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से कश्मीर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर खतरा है। हालांकि 6 सीरियल हमलों में से कोई भी हमला अमरनाथ यात्रा के रूट पर नहीं था, लेकिन यात्रा के रूट से इन हमलों की नजदीकी को देखते हुए इस बात की पूरी आशंका थी कि आतंकियों की काली निगाह अमरनाथ यात्रा पर जमी हुई थी। 13 जून को कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में त्राल में ही 2 हमले हुए। जबकि अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। नेशनल हाईवे नंबर 501 के रास्ते त्राल से पहलगाम की दूरी 61 किलोमीटर है। आतंकियों ने अनंतनाग में हाईकोर्ट के जज के सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया था। अनंतनाग से पहलगाम की दूरी महज 43 किलोमीटर है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि घाटी में बर्फ पिघलने के साथ आतंकियों की घुसपैठ में तेजी आती है और इस बार एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग ये शक और भी पुख्ता कर रही थी कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बड़ी तादाद में भाड़े के आतंकियों को भारतीय इलाके में घुसपैठ कराने की साजिश रच रही थी। पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकियों की साजिशों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने भी भरपूर तैयारी की थी। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 30,000 जवान तैनात किए गए। यात्रा के मार्ग पर कुल 280 चेक पॉइंट बनाए गए। सड़क के अलावा पहाड़ों पर भी सशस्त्र जवान तैनात किए गए। ड्रोन से भी यात्रा मार्ग की निगरानी की गई। निगरानी करने वाले सभी ड्रोन अत्याधुनिक सेंसर से लैस थे। यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों पर सेना भी तैनात की गई। लेकिन अनंतनाग में यात्रियों पर हुआ ताजा हमला बताता है कि आतंकियों की तैयारी सुरक्षा बलों से 2 कदम आगे थी। इसी बीच 25 जून की एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें यात्रियों को आतंकियों से खतरे की बात कही गई है। अलर्ट के बावजूद आतंकियों का अपने मंसूबे में कामयाब होना बताता है कि यात्रियों की सुरक्षा में गहरी चूक हुई है। अशरफ वानी के साथ शुजा उल हक, अनंतनाग, आज तक। महत्वपूर्ण है कि इस पूरे इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पहले से की हुई थी, बावजूद इसके इस तरीके से हमला हुआ है। हर दिन तकरीबन 5 से 6 हजार, ये हम वो बस का नंबर दिखला रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। ये बस जो है बताई जा रही है गुजरात के वलसाड़ की बस है। वहाँ पर कोई ओम ट्रेवल्स है, ये बस वहाँ से निकली थी श्रद्धालुओं को लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए। और जब ये बस आज लौट रही थी, चूँकि ये बस जिस वक्त निकली, जिस तरीके से निकली, उसमें इसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था श्राइन बोर्ड का। श्राइन बोर्ड के रजिस्ट्रेशन और ना रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, श्राइन बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के तहत श्राइन बोर्ड के नियम, कायदे और सुरक्षा बंदोबस्त के साथ बसों की आवाजाही होती है। लेकिन जब इस तरह से कोई बस निकल जाती है तो सिवाय इस बस के आगे या पीछे जो चेक पोस्ट होता है वही सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से मौजूद होता है। बाकी जगहों पर जो सड़कों के किनारे सुरक्षाकर्मी गश्त लगा रहे होते हैं, जो सामान्य तौर पर उनकी मौजूदगी होती है, उस लिहाज से ही सुरक्षा मौजूदगी होती है। अन्यथा सामान्य स्थिति में रजिस्टर्ड बस के आगे और पीछे 3-3 गाड़ियां चलती हैं। ये एक स्थिति है वहाँ पर जो इस बार व्यवस्था की गई थी। कपिल काब साहब जी, आपने इससे पहले जो हम लोग की बातचीत खत्म हुई वहाँ पर एक सवाल हमें लगा कि क्या अमरनाथ यात्रा को बेहद पवित्र कश्मीर में माना जाता है, अब इस पर अटैक करने के बाद क्या एक लकीर समाज के भीतर, देश के भीतर भी खींचने की कोशिश है टेररिस्टों के जरिए? एक तरीके से लगता है कि जैसे आपने खुद ही कहा है, सारी वादी अमरनाथ के जो श्राइन है उसको पवित्र मानती है, उनका लाइवलीहुड है। प्रसून जी,
अमरनाथ यात्रा हो नहीं सकती है जब तक पूरा लोकल सपोर्ट ना हो। वो पिछले इतने 100 सालों से भी ज़्यादा वो लोकल सपोर्ट बावजूद करते रहे हैं। मगर आपको समझना है, ये जो आज का हादसा हुआ है ये दक्षिणी कश्मीर में हुआ है। दक्षिणी कश्मीर में आतंकवाद 1 साल से पूरा लागू है। आज त्राल में है, कल शुपैया में है, परसों पुलवामा है, चौथे दिन कुलगाम में है। और ये इसलिए है कि ये फोकस पाकिस्तानी साजिश रही है कि उत्तरी कश्मीर से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आतंकवाद का, उसको साउथ कश्मीर में शिफ्ट करें। इसका कारण क्या है आप जानते हैं प्रसून जी, दर्शकों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली से वादी का एक लिंक है वो साउथ कश्मीर के थ्रू है। अमरनाथ यात्रा को भी आप साउथ कश्मीर के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आपको बालतल से जाना है फिर भी आप साउथ कश्मीर से ही, राष्ट्रीय राजमार्ग से ही आएंगे। तो इसके लिए जैसे आपने खुद ही कहा है कि एक सुरक्षा व्यवस्था इतनी तैनात थी। इस वक्त पहली बार इतने सालों में हमारी खुफिया एजेंसीज़ को जानकारी मिली थी कि बसेस टारगेट हो जाएंगी, यात्री टारगेट किए जाएंगे। इसीलिए 2 एडिशनल ब्रिगेड भेजे गए हैं कश्मीर में इस व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए कि अमरनाथ यात्रा के यात्रियों पे हमला हो सकता है जी। उसके बावजूद अगर एक अनरजिस्टर्ड बस जिसे कोई परमिशन नहीं है, जब एक बात में कोई इस पर कोई शक नहीं है, अमरनाथ कोई भी बस जा नहीं सकती है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आप बिना रजिस्टर्ड के भेजेंगे, एक तो आप कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरा आप अपनी मौत ढूंढ रहे हैं कि आप जानते हैं कि बस किस क्षेत्र से निकल रही है जहाँ पे सारी वादी, सारी स्टेट का आतंकवाद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त साउथ कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर में है। तो ये तो गलती है हमारे, ये बहुत दर्दनाक एक स्थिति है। उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है कि क्यों हुआ है, एक बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात हुई है। मगर इस वक्त हमें क्या 2 या 4 जो ऐसे आपने खुद ही कुछ एडवाइस दी हैं मेरी तरफ से, पहले जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है अमरनाथ की यात्रा पूरी तरह से चालू होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह से कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, और जो इस तरह की बसेस जा रहे हैं उन पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी अमरनाथ की तरफ जा रहा है किसी तरीके की सुरक्षा उनके पास मौजूद होगी। तीसरी जो है, अभी हार्ड जो हमने पोस्चर किया है लाइन ऑफ कंट्रोल में, वो बहुत सफलतापूर्वक रहा है कि आप इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से आने ही नहीं देते हैं। साउथ कश्मीर में कोई अप्रॉक्सीमेटली जैसे अंदाज़न से पूरे 288 आतंकवादी मौजूद हैं, उनमें 150 की तादाद जो है वो उत्तरी कश्मीर में है, और वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और बाकी गुट जो वहाँ से हैं। इस क्षेत्र में मेजॉरिटी जो है वो लोकल है। जो ये हमला बोला गया है, ये हमला बोला गया है वो कोई 40 या 50 जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स हैं, ये उनकी चाल है, उनकी साजिश है। उन्होंने कपिल काक जी, हमें लगता है कि एक सवाल हमको लगता है इसमें आपको एक और चाहेंगे जवाब इस पे, क्योंकि जब वो लोकल वहाँ पर जो मेजॉरिटी रहती है, अमरनाथ यात्रा बिना उसके हो नहीं सकती है, और वो पूरी आबादी मुस्लिम है, ये भी एक फैक्ट है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कोई मुस्लिम के लिए लोग जुट भी जाते हैं घाटी के भीतर में, वो कौन से हालात है, और इसको काउंटर करने के लिए क्या जो मुस्लिम वहाँ के हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जो काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है, क्या उनके जरिए ही उस टेररिज्म को काउंटर करने की जरूरत है? क्या है, मुश्किल क्या है? देखिए, वो तो हमारे साथ हैं, वो भारत के साथ हैं। वो अपनी जो कश्मीर की वादी में मल्टीपल नैरेटिव्स हैं, बहुत लोग, संख्या बहुत लोगों की है। जैसे महबूबा ने खुद कहा है कि ये एक तरीके की परंपरा है, संस्कृति है, उनके जहन में कभी हो ही नहीं सकता है ये थॉट आ जाएगा कि एक अमरनाथ यात्री को टारगेट करेंगे, वो कभी हो नहीं सकता। प्रसून जी आप खुद जानते हैं। मगर ये भी जानने की ज़रूरी बहुत ही आवश्यकता है कि
कि दक्षिणी कश्मीर में जो सपोर्ट बेस है फॉरेन मिलिटेंट्स के लिए वो बहुत बढ़ गई है। वो 216 के बाद, जुलाई 216 के बाद एक वजह है कि एक बुरहान वानी जो वहाँ एक तरीके के आइकॉनिक फिगर बन गया था, सोशल मीडिया एक्टिव था, युवा था, एक तरीके शेख गुएवरा था दक्षिणी कश्मीर का, उसके लिए सिंपैथी जो सोशल सैंक्शन आप दे रहे हैं स्टोन पेल्टर्स को, वो कहाँ से आती है? वो सोसाइटी की तरह से आती है। वो सोसाइटी क्या संदेश देती है भारत सरकार को, भारत निवासियों को, प्रसून साहब को और हमें? वो देती है कि हमारी कुछ कठिनाइयाँ हैं, हमारी कुछ एस्पिरेशंस हैं, हमारे साथ बात कीजिए। वो तो बेग कर रहे हैं, वो तो आपके पैर पकड़ रहे हैं, हमारे साथ बात कीजिए। अब ये बताइए हम उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात करने का मतलब ये है कि आप उनको आज़ादी दे दीजिए, हो ही नहीं सकता। वो जानते हैं, वो जानते हैं कभी हो नहीं सकता है कि भारत कश्मीर की वादी को सिसेट करने का किसी तरीके का कभी सोच नहीं कर सकते। ये भी जानते हैं आज़ादी उनको मिलेगी भी नहीं। ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद है वो चलता रहेगा। आज हम दोनों बात कर रहे हैं प्रसून जी, 20 साल के बाद पाकिस्तान का आतंकवाद चलता रहेगा। अब इसलिए जब ये पूरे हालात, आप खुद ही कह रहे हैं इस वक्त राष्ट्रीय सलाहकार एक मीटिंग कर रहे हैं, राष्ट्रीय सलाहकार को मेरे ख्याल में इस हम काक साहब जरा साहब को रोक रहे हैं क्योंकि जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो कुछ कह रहे हैं। हाँ, और जिन लोगों पे गोलियां चली वो किधर थे? बिल्कुल दरवाजे पे हैं गोलियां। पहले तो 4-5 गोली सामने से चली, तो एक मेरा वो बोनेट पर एक जो ऑर्गेनाइजर का लड़का आया था उसको गोली लगी, बोनेट पे बैठा था उसको। फिर वो साइड से हमने गाड़ी रोकी नहीं, जो बिल्कुल रोकी नहीं ड्राइवर ने, और मैंने बोला भगाओ भगाओ, तो उसने फिर वो साइड से सब गोलीबार हुआ पूरा और अंधाधुंध फायरिंग हुई। योगेश भाई कितनी देर तक ये अटैक चल रहा था? हम लोग पास हो गए 2 मिनट में, तो सब काज सीधा सकता। 5 मिनट तक अटैक हुआ? 5 मिनट तक अटैक? 5 मिनट नहीं, 2 मिनट में हो गया। 2 मिनट में तो हम आगे निकल गए। आप कह रहे हैं कि वो मतलब अटैक करके भाग गए वहां से? हाँ, वो पता नहीं चला। हम गाड़ी लेके भाग गए ना, हम लोग अपना गाड़ी भगा दिया और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दिया, नहीं दिखता फिर भी। तो उसके बाद आपकी गाड़ी कहाँ जाके रुकी योगेश भाई? वो खनबल चौक है ना, वहाँ मिलिट्री कैंप है, वहाँ जाके हमने रोक दिया गाड़ी। अच्छा योगेश भाई, जो बाकी इंजर्ड है उनकी अभी हालत कैसी है? कितनी गंभीर चोटें आई हैं उनको? वो मैं हॉस्पिटल पे जा रहा हूँ थोड़ी देर में, तभी पता चलेगा मेरे को। किस कैंप में था? किस हॉस्पिटल पे है वो? इधर कोई अनंतनाग में कोई हॉस्पिटल में है, अभी मेरे को पता नहीं रहा टाइम है, और मैं वहीं जा रहा हूँ उनके साथ, मिलिट्री वाले के साथ। योगेश भाई, बॉडी का सीना कट कराऊँ उसके साथ। आपकी फैमिली से बात हुई? आपने सबको बता दिया कि आप सेफ एंड साउंड? मैंने बता दिया। मेरे बहुत सारे का फोन भी आ रहे हैं, जिसको पता है मैं साथ में गया हूँ, तो उसका फोन मेरे को पहचानते हैं और न्यूज में बता रहा है, तो पता है सबको। तो जो लोग देख रहे हैं जिनके पास अभी बातचीत करने के लिए फोन नहीं है, उनको आप हमारे हवाले से क्या बताना चाहते हैं योगेश भाई? हमारे पास अभी 30 लोग तो सेफ है बिल्कुल, उसमें 15 लोग तो घायल है, लेकिन बहुत इतने सारी ज्यादा इंजरी नहीं है ऐसा बोले उन लोगों ने। और 5 या 7 पता चल जाएगा 7 यहाँ से। क्या आप देख पाए कि अटैक किसने किया? नहीं देख पाए, मैं तो लेफ्ट साइड में बैठा, राइट साइड से बैठा हुआ अंधेरा था पूरा। क्या आपने देखा कि क्या आपको पता चला कि कितने अटैकर्स थे? नहीं वो पता नहीं चला। अभी मैं मिलिट्री कैंप में हूँ, अभी उनके साथ से बात करना है, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है योगेश भाई, सॉरी, थैंक यू, अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस। दिस इज तो जानकारी दे रहे थे कि किस स्थिति में हमला बहुत कम देर के लिए हुआ, लेकिन उस दौर में ही जो धुआंधार गोलियां जिस रूप में चलाई गईं, उसमें 6 अमरनाथ तीर्थयात्री मारे गए। 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत के बाद समूचे देश में गुस्सा भी है और लगातार सुरक्षा के मद्देनजर जो चूक हुई है उसको लेकर भी अब गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा अधिकारियों ने बात की, खुद गृह मंत्री ने बात की और उसकी रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री ने इस हमले को कायराना करार दिया है। तमाम राजनीतिक दल इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच अमरनाथ यात्रा रुकेगी नहीं, वो जारी रहेगी। कपिल काप साहब हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़े, लेकिन एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण है, रास्ता अब आगे का क्या होना चाहिए?
ये 3 बिंदु हैं इस पे। पहला, जहाँ तक के लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कुछ भी हमने बहुत सख्त एक तरीका निभाया है उसको बरकरार रखिए ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। दूसरी, अमरनाथ यात्रा चलनी चाहिए, उस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। तीसरी, आप बाकी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं सारे भारत में, तनात तो सारा भारत को तनात नहीं कर सकते। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, जज्बे की बात है, जो यात्री बाबा भोलानाथ के लिए गए और उनको मार गिराया गया, आम हिंदुस्तानी आम नागरिक समझेगा नहीं किसका साजिश है जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो। तब तक उन क्षेत्रों पे बहुत ही कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि स्थिति काबू से बाहर ना हो। और जो आखिरी मैंने इतनी बार दोहराया, आपकी चैनल में, इतने चैनलों में कहता आ रहा हूँ इतने सालों से, मेरे ख्याल में एक राजनीतिक रास्ता निभाइए। ये तो हमने निभाया है, इस पर कोई सफलतापूर्वक नहीं हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, हार्ड ऑप्शंस लगाई हैं, इतनी फौजें कश्मीर में रखी हैं, उसके बाद के हमले होते आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर ये नहीं चलता है तो आइंस्टाइन की पता है आपको, आइंस्टाइन ने जो डेफिनेशन दिया है वही करते रहिए इतनी बार, और ये उम्मीद में कि दूसरा कुछ परिणाम निकलेगा, ये होता है मैडनेस। हमें इस मैडनेस में मौजूद नहीं होना चाहिए। ओके, हम हमारे साथ पीके सहगल साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन सहगल साहब, 6 अमरनाथ यात्री मारे जा चुके हैं, 14 घायल हुए। हम सीधे पहले आपको उस हॉस्पिटल में लिए चल रहे हैं जहां पर घायल यात्रियों को ले जाया गया है। ये उस हॉस्पिटल की तस्वीर है। खासतौर से हम बतला दें कि जो गोलियां चली वो हालांकि बहुत कम देर के लिए चली, लेकिन इस यात्रियों जिन्हें गोली लगी है उसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में भी महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, जो हम स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। और 14 लोग घायल, लेकिन बस में 70 लोग सफ़र कर रहे थे। तो जो अफरा तफरी की स्थिति बस के भीतर भी थी, और बस तकरीबन 15 मिनट तक उसके बाद तेज़ी से ड्राइवर ने बस को दौड़ाई, और उसके बाद बस को जहां पर रोका, इससे पहले बस पर अटैक करने से पहले जो चेक पोस्ट थी जहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन पर हमला किया गया, जहां 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। और उसके बाद ये आतंकवादी उस दिशा से भागे और जिस तरफ से बस आ रही थी उस पर ताबड़तोड़ उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और बस के साथ सुरक्षा व्यवस्था। तो ये बस यात्री हैं, सभी बस यात्री, चूंकि ये अहमदाबाद के, गुजरात के वलसाड़ की बस है, जो जानकारी मिली है। और ओम ट्रेवल, ओम इस बस पे भी लिखा हुआ है, इसका नंबर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये बस चूंकि श्राइन बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड नहीं थी, तो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बस के साथ नहीं चल रही थी। फिर जिस वक्त ये बस रवाना हुई और जिस वक्त लौट रही थी वह भी सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था। उससे ऐसे में ये बस क्यों चली गई, क्यों जाने दिया गया, ऐसे बहुतेरे सवाल हैं। और इन सवालों को लेकर लगातार गृह मंत्रालय भी मंत्रणा कर रहा है, और वहां से जानकारी भी हासिल कर रहा है कि जब इस बात का अंदेशा था, आशंका थी कि इस तरीके से हमला हो सकता है, फिर ये बस को क्यों जाने दिया गया। इन तमाम सवालों के साथ इस वक्त हमारे साथ पीके सहगल साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीके सहगल साहब, ये सवाल लगातार है कि बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, 3-4 स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम, हेलीकॉप्टर से ड्रोन्स तक से इंतजाम, लेकिन ऐसे में इस तरीके की घटना हो जाती है और उसके बाद लगता है पूरा किया दिया धरा सब चौपट हो गया। क्योंकि जिस इस तरीके से यह हमला होता है, आतंकवादी किसी को निशाने पर ना ले, इसके लिए व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ये चूक हो जाती है। इस तरफ बहुत बड़े पैमाने पर चूक हुई है, सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। साफ तौर पे यात्रियों को बताया गया था, आश्वासन दिया गया था कि चप्पे चप्पे के ऊपर नज़र रखी गई है, किसी प्रकार की कोई हादसा नहीं होने दिया जाएगा। सलाउद्दीन ने साफ तौर पे कहा था कि हमारी कोशिश है इस दौरान 150 यात्रियों को मारेंगे और कम से कम 100 सुरक्षा कर्मियों को घायल करेंगे। तो देयर वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो आतंकवादी हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जान को हथेली पे रखते हैं, टारगेट को बड़ी सोच समझ के चुनते हैं, सॉफ्ट टारगेट को चुनते हैं। और ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए इस माफिक का हादसा हो जाए, और हादसे के बाद में ये हादसा 2 अलग अलग जगह पे हमला हुआ और हमलावर कम्प्लीटली गायब हो जाएं, जबकि 27,000 आंखें उनके ऊपर नज़र थी, ये तो एक चिंताजनक विषय है।
साफ तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जहाँ फेलियर हुआ है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों का एक लक्ष्य था कि किसी ना किसी तरीके से यात्रा रद्द हो जाए। यात्रा रद्द नहीं की गई, यात्रा बिल्कुल उसी प्रकार चल रही है जैसे चलनी चाहिए। ये उनकी हार है ना कि जीत। और दूसरा उनकी कोशिश थी कि बड़ा कम्युनल फ्लेयर अप हो। हिंदुस्तान का अवाम बड़ा मैच्योर्ड है, किसी प्रकार का कोई कम्युनल फ्लेयर अप नहीं होगा, चाहे आप उन लोगों वो जगह जो हैं जहां हो सकता है उनके ऊपर निगरानी रखें या नहीं रखें। ऐसे मौक़ों पर हिंदुस्तान हमेशा खरा उतरा है, कोई भी कम्युनल फ्लेयर अप नहीं हुआ। लोगों का हौसला बुलंद है, उनमें हिम्मत है, उनमें दम है, वो यात्रा को कायम रखना चाहते हैं। कुछ बहुत अहम स्टेटमेंट्स कही गई, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है, उन्होंने कहा सारे के सारे लोग वैली के पीड़ित हैं, वो इस हमले की निंदा करते हैं। महबूबा सरकार ने भी कहा उस हमले की निंदा करते हैं, ये एक टेररिस्ट अटैक है। हुर्रियत के सैयद गिलानी जी ने भी, शाह गिलानी जी ने भी कहा अगर सारे के सारे वैली के अवाम वास्तव में इस हमले की निंदा करते हैं तो वो जो आतंकवादी वैली के अंदर छुपाए हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस को दे। हम ये सवाल जो आप देखिए, ये सवाल सहगल साहब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल है कि राजनीतिक तौर पर अब चीजों को लिया जाए या सेना के हवाले किया जाए। सहगल साहब, एक सवाल मेरे ख्याल से यह हर जहन में होगा कि जब आप सेना को उस दिशा में ले जा रहे हो कि अब वो फैसला करे और इस देश के पास एक परमानेंट रक्षा मंत्री तक नहीं है, तो ये सारे सवाल हैं कि आप कितने सीरियस हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि काक साहब इससे पहले एक पॉलिटिकल समाधान का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन सवाल एक रक्षा मंत्री परमानेंट तो हमारे पास होना चाहिए। ये बड़ा अहम मुद्दा आपने उठाया है। एक कॉन्क्लेव के माध्यम से ये सवाल अरुण जेटली जी से पूछा गया कि साफ तौर पे वास्तव में आप ईमानदारी से बताइए, क्या आप सही समय दे सकते हैं डिफेंस को भी और फाइनेंस को भी। तो सोच में पड़ गए और सोचने के बाद में कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है किसको इस्तेमाल करें या किसको नहीं करें। लेकिन अगर मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी को देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं उतना ही टाइम जो डिफेंस को देना चाहिए वो दे सकूं। उन्होंने कहा शायद आने वाले समय में कैबिनेट रीशफल होगा और प्रधानमंत्री इसके ऊपर नज़र ज़रूर दौड़ाएंगे। चिंताजनक बात है कि इस समय कश्मीर में के अलावा आपका बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है डोकलाम प्लेटो में जी। पाकिस्तान हर दिन कोई ना कोई साजिश में लगा हुआ है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और इस समय में आपका एक परमानेंट डिफेंस मिनिस्टर ना हो जो हर समय 24 घंटे डिफेंस के साथ रह ना सके, बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरे लिए, मेरे मुताबिक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्रधानमंत्री जी को जल्दी से जल्दी एक परमानेंट डिफेंस मिनिस्टर लगाना चाहिए जो डिफेंस को समझे, ना कि ऐसा मिनिस्टर कि कल तक तो कोल सेक्रेटरी था या कोल मिनिस्टर था या वेलफेयर मिनिस्ट्री में था या फलानी जगह में था। पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, देश की सुरक्षा की न्यूएंसेस को समझे। ये ना हो कि अगले 1 साल तक उसको समझने में ही टाइम लग जाए। अक्सर हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उनको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब तक समझते हैं उनका टेन्योर ही मुक जाता है या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो बड़ा लाजमी है सोच समझकर एक डिफेंस मिनिस्टर को रखा जाए, क्योंकि इस समय जो देश जिस स्थितियों में पास हो रहा है वो काफ़ी से ज़्यादा चिंताजनक है। सहगल साहब आप जिस बात का जिक्र कर, सहगल साहब 1 मिनट, एक सवाल हमको लगता है इसमें जोड़िए जरा, इसका जवाब आप ही से चाहेंगे। क्योंकि अगर परमानेंट डिफेंस मिनिस्टर नहीं, हमारे यहाँ कोई डिफेंस का फेस नहीं होता है, फेस पॉलिटिकल ही होता है, तो क्या मौजूदा वक्त में जो सेना होती है उसके मॉरल हाई किस रूप में हो सकता है, या मॉरल अगर हाई है तो वह अपने तौर पर निर्णय लेते हुए क्या इसके लिए एक मिनिस्टर का होना जरूरी है या सेनाध्यक्ष की अपनी कमान अपने तौर पर निर्णय काफी होते हैं? आपके जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ देश को कि हिंदुस्तान की सेना का मनोबल, उसका मोराल, उसका मोटिवेशन बहुत ही उच्च दर्जे का है। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा रिगार्डेड, सबसे ज़्यादा रेवर्ड जो सेना है वो हिंदुस्तान की सेना है। हमने अनेकों देशों में पीस कीपिंग मिशन के लिए सेना भेजी है। जब हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पहुँचती है
तो उस देश के लोगों के आश्वासन बढ़ जाता है। वो समझते हैं एक बड़ी उच्च दर्जे की डिसिप्लिन फौज आई है, जिनमें कंपैशन है, जिनमें इंटेग्रिटी है, जिनमें कैरेक्टर है। ये बलात्कार और लूटमार नहीं करते, ये अपने काम को जानते हैं। हमारी सेना जो है सबसे ज़्यादा बैटल टेस्टेड है। हमने जब से देश आज़ाद हुआ है 5 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हर लड़ाई हम जीते हैं। अगर हम 62 का जिक्र करें, जिसका पाकिस्तान चाइना जिक्र करता है, वो पॉलिटिकल हार थी, प्राइम मिनिस्टर एंड देन डिफेंस मिनिस्टर। और अगर वो नहीं होता तो सेना किसी उसका नतीजा क्या हुआ चाइना जानता है। और अगर आज भी चाइना ने गलती की इस सेना के साथ में मुठभेड़ करने की या ललकारने की, तो मैं दावे से कह सकता हूं जो हमारी सेना की बैटल प्रिपेयर्डनेस है उस माफी की चीन की सेना की नहीं है। वो तो थ्योरी मास्टर हैं। 54 के बाद में, कोरियन कैंपेन के बाद में, छोटा सा 62 के बाद में किसी प्रकार का युद्ध अभ्यास नहीं किया। उनकी लीडरशिप कभी बैटल टेस्टेड नहीं है। हमारे तो लीडरशिप बड़े उच्च दर्जे की है, बैटल टेस्टेड है। और आपसी जो तालमेल है हमारे जवान में और ऑफिसर में, उस माफी का दुनिया में नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की फौजें जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, हर एक में अव्वल नंबर पे आती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में कमांडो की कंपटीशन होता है हर साल से। पिछले 10 कमांडो कंपटीशन में 9 बारी हिंदुस्तान की टीम फर्स्ट आई है, केवल 1 बारी सेकंड आई है। जॉइंट एयर एक्सरसाइज होती हैं, हर एक एक्सरसाइज में हिंदुस्तान बाकी देशों को पिछाड़ता है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। और इजराइल के साथ भी वी बीन एबल टू होल्ड आवर ओन। जहाँ तक समुद्री एक्सरसाइज का ताल्लुक है, वहाँ भी वी बीन एबल टू होल्ड आवर ओन। जहाँ तक आपकी लैंड फोर्सेस का ताल्लुक है, everywhere the Indian army has been able to establish itself as the very best in the entire world. आप अगर आज़ादी से पहले का इतिहास देखें तो चंद्रगुप्त सहगल साहब, आप जिन बातों का, सहगल साहब एक मिनट, सहगल साहब, अगर ये स्थिति भारतीय सेना के साथ है सहगल साहब, तो फिर घाटी क्यों नहीं संभल पर? क्या ये एक पॉलिटिकल फेल्योर है हमारा? क्योंकि सेना वहां मौजूद है, सेना हर तरीके से सक्षम है, बावजूद इसके लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर खासतौर से साउथ कश्मीर जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि टेररिज्म वहां किस तरीके से विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी नजर आ रही है, ये किस चीज का फेल्योर है फिर? ये साफ तौर पर पॉलिटिकल फेलियर है। इस माफी की साइक्लिक घटनाएं बार बार होती रही हैं। हर बारी सेना जो है पॉलिटिकल मास्टर्स को सिचुएशन बहाल करके देती है। उसके बाद जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं वो कंकरेंटली लगने चाहिए, वो नहीं लगे जाते। वहाँ पे बैटल है, आपने दोनों का, लोगों का, आवाम का दिल जीतना है, उनका दिमाग जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, और आपने वहाँ पे रोजगार के साधन जुटाने हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा 2 पॉइंट एजेंडा है कि सेना को फ्री हैंड दिया गया है, बॉर्डर के ऊपर बजाय डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बॉर्डर के ऊपर, इंटरनेशनल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम ही होंगे, हम डोमिनेट करेंगे। वैली के अंदर भी एक निर्णय लिया गया है कि वैली के अंदर जो है तो 250-300 घुसपैठी हैं, सेना को फ्री हैंड दिया गया कि यू गो ऑल आउट एंड एलिमिनेट देम एट ऑल कॉस्ट, ताकि एक परमानेंट पीस वैली में रखी जा सके। और साथ ही साथ कहा गया, एक किस्म से इशारा किया गया है, कम वोट में हम हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई करने का तरीका है कि लॉ ऑफ द लैंड विल टेक प्लेस। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, बजाय इमीडिएटली उनको कस्टडी में लेके उनको अलग किया जाए, यू आर गोइंग टू सफर देम फॉर क्वाइट सम टाइम। आपको साफ तौर पे नज़र आ गया विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट कि वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी अपीजमेंट होती है। आपके पास हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, जब डीएसपी को मारा गया, जिसको रखा गया था मुरवैज की रक्षा के, किसने मरवाया, किसकी वजह से मारा गया, वो सब पता था। हमें लगता है सहगल साहब, जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, सरकार को उस दिशा में सोचना होगा, क्योंकि खासतौर से एक परमानेंट रक्षा मंत्री का ना होना इस देश में, यह भी उस सवाल के साथ जुड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल हालात मौजूदा वक्त में कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक है। लेकिन यह भी एक जानकारी दे दें कि जिस तरीके से चूक हुई और बस
क्यों चली गई अंदर, उसको लेकर रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय ने मांगी जरूर है, लेकिन यह भी सवाल है कि अब अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। ये तकरीबन 7 अगस्त तक जारी रहती है, 49 से 50 दिन तक रहता है। इसका पूरा जो हिस्सा होता है वो 29 जून से शुरू हुई है और लगातार हर दिन 6-6, 7-7 हजार लोग लगातार दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन यह एक चूक के साथ ये हमला हुआ है, जो एक मैसेज भी बड़ा है कि हमें किस दिशा में अब किस तरीके से काम। सहगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने साथ हमारे साथ जुड़े रहे। 7 यात्रियों की मौत हो गई है जानकारी के मुताबिक, 14 लोग घायल हैं और जो 3 तस्वीरें आप उसमें देख रहे हैं वही वो बस है जो स्क्रीन के बीच में है। दूसरी तरफ अस्पताल ले जाया गया है सभी को और बस में बहुत कम वक्त के लिए आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, लेकिन उसके बाद बस वहां से बहुत तेजी से निकल जरूर गई, लेकिन जो उसकी चपेट में आया उसमें 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। ये बस वलसाड़ से निकली थी जो कि गुजरात में है और जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले वालों में मरने वालों की तादाद चूंकि 7 हो चुकी है और 14 घायल है। 14 में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो अस्पताल में हमारे संवाददाता मौजूद हैं उनके मुताबिक। लेकिन इन सब के बाद पूरे इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली तक में अलर्ट कर दिया गया है और अब इस पर रिपोर्ट मांगी गई है गृह मंत्रालय के जरिए कि चूक कहां पर हुई।